अस्सलामुअलैकुम गाइस। पाक फौज के एसएसजी कमांडोज ने खाना काबा को बागियों से कैसे आज़ाद करवाया। जनरल जियाउल हक के दौर में भारत ने किस पाकिस्तानी इलाके पर कब्जा किया और इस पर जनरल जियाउल हक ने क्या बयान दिया। क्या वाकई जियाउल हक पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करना चाहते थे। मैं हूं इजाज अली और आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तरीके मुस्तनद हक़ाइक़ से वाकिफ हो सके। नाज़रीन, जनरल ज़िया के दौर में सऊदी अरब में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि नवंबर 1979 में 500 के करीब मुसल्लह अफराद ने खाना काबा पर कब्ज़ा कर लिया। सऊदी फौजी दस्तों ने खाना काबा को बाजियाब कराने की मुतअद्दिद कोशिशें की लेकिन नाकाम रहे। इस कोशिशों में सऊदी हुकूमत का काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। मजबूरन सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद की दरख्वास्त की। पाकिस्तान से एसएसजी कमांडोज को खाना काबा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। 2 हफ्ते की मुसलसल जद्दोजहद के बाद खाना काबा को हमला आवरों से आज़ाद करवा लिया। हमला आवरों के सरबरा जहमान को 7 साथियों समेत जिंदा पकड़ लिया गया। पाक फौज की इस कामयाब कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान में दफाई तावन बहुत बढ़ गया। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में ज़ियाउल हक को एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। आज भी इस्लामी दुनिया में पाक फ़ौज को मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत करने वाली फ़ौज के तौर पर देखा जाता है। यहाँ ये वाक़या ज़ियाउल हक को हीरो बनाता है तो नाज़रीन वहीं सियाचिन पर भारतीय कब्ज़े ने इनकी साख को बहुत नुकसान पहुँचाया। बल्कि जब भारत ने सियाचिन पर कब्ज़ा कर लिया तो जनरल ज़िया का ये बयान सामने आया कि सियाचिन पर तो घास भी नहीं उगती। जनरल ज़िया सियाचिन को तो भारत से वापस ना ले सके, अलबत्ता इन्होंने बाद में भारत को एटमी जंग की धमकी देकर दोनों मुल्कों को एक बड़ी जंग से ज़रूर बचा लिया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि 1987 में भारत ने ब्रास टैग के नाम से राजस्थान में जंगी मशक़ें शुरू की। जनरल ज़िया को खुफिया इत्तला मिली कि भारत इन मशक़ों की आड़ में पाकिस्तान पर हमला आवर होने वाला है। जनरल ज़ियाउल हक पाक भारत टेस्ट मैच देखने के बहाने बिन बुलाए भारत पहुंच गए और वहां वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मिले। इस मुलाकात में इन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को वार्निंग दी कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान जवाब में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, ये धमकी काम कर गई और राजीव गांधी ने पाकिस्तानी सरहदों से फ़ौज पीछे हटा ली। नाज़रीन, जनरल ज़िया को आइन से बहुत चिढ़ थी। वो कहा करते थे कि ये 12 सफ़हात का किताबचा जिसे किसी भी वक्त फाड़ कर फेंका जा सकता है, इसलिए वो आइन में अपनी मर्ज़ी की तरमीम करते रहते ताकि इक़्तिदार पर इनकी गिरफ्त देर तक कायम रहे। इन्होंने दस्तूर की इस्लामाइजेशन का सिलसिला शुरू किया। इनके दौर में गली मोहल्लों में नमाज पढ़ाने के लिए सलात कमेटियाँ कायम की गई। बैंक अकाउंट से ज़कात काटी जाने लगी। अदालतों में काज़ी मुकर्रर किए गए। शरई सज़ाएँ नाफिज हुईं। इस्लामी नज़रियाती कौंसल, शरीयत कोर्ट और रोयत हिलाल कमेटी का क़याम भी जनरल ज़ियाउल हक के अहम कारनामे हैं। ज़ियाउल हक के दौर में तौहीन मज़हब पर मौत की सज़ा मुकर्रर हुई। जनरल ज़िया ने आर्टिकल 62 और 63 को भी आइन का हिस्सा बनाया, जिसके तहत रुकन असम्बली का सादक और अमीन होना लाजमी करार पाया। इस शिक के तहत बाद में एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर ख़ारजा को ताहयात नाअहल कर दिया गया। जनरल ज़िया ने आइन में 8वीं तरमीम करके 58(2)B को शामिल किया। इस शिक के तहत सदर को असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार मिल गया। दिसंबर 1984 में जनरल ज़िया ने मुल्क भर में रेफरेंडम कराया। इस रेफरेंडम में लोगों से सवाल किया गया कि अगर वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो फिर ज़ियाउल हक अगले 5 साल सदर रहेंगे। रेफरेंडम में बच्चों तक को वोट डालने की इजाज़त थी और जैसा कि तवक्को थी जनरल ज़ियाउल हक
یہ ریفرینڈم 97.7% کی بھاری اکثریت سے یہ ریفرینڈم جیت گئے۔ کسی ستم ظریف نے یہ فکرہ کسا کہ جنرل ضیاء اسلام کے نام پر خود کو نافذ کرتا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ ضیاء الحق نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کروا دیے۔ یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے، جس سے ملک میں برادری ازم کو فروغ ملا۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء نے اسمبلی میں ووٹنگ کرانے کی بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر اراکین اسمبلی جنیجو کو جانتے تک نہیں تھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ محمد خان جنیجو کون ہے۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ جنیجو ان کے تابع فرمان رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جنیجو بہرحال ایک سیاستدان تھے اور خود کو عوام کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوششیں کر دیں۔ آخری دنوں میں وہ کئی معاملات میں جنرل ضیاء سے مشورے بھی نہیں کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے لیے جنیوا کنونشن کے معاہدوں پر انہوں نے ضیاء سے مشورے کیے بغیر ہی دستخط کر دیے۔ ایسا کرنے پر جنیجو کو بھی وہی سزا ملی جو گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر اسکندر مرزا کے دور تک وزرائے اعظم کو ملتی رہی تھی۔ جنیجو کے اقدامات جب جنرل ضیاء کی برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنی ہی ترامیم کے تحت پہلی بار 58(2)(b) کا اختیار استعمال کر کے جنیجو حکومت کو برطرف کر دیا۔ جنرل ضیاء نواز شریف حکومت کی سرپرستی کر رہے تھے، جو پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جنیجو کی حکومت برطرف کی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر برقرار رکھا۔ ضیاء دور میں ملک کے معاشی حالات بہتر تھے اور پاکستانیوں کی دنیا بھر میں عزت ہوتی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگی اقتصادی اور معاشی پابندیاں امریکہ نے ہٹا لی تھی۔ امریکی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت روس مخالف یورپی ممالک بھی پاکستان کے قریب آ گئے تھے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے گئے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ تاہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے جنرل ضیاء اور امریکہ کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا؟ 43 منٹ کا وہ کمانڈو آپریشن کون سا تھا جس نے لاکھوں انسانوں کی جان لے لی اور سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ یہ سب کچھ ہم اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔